न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। हमारे साथ में आज है पूना से डॉक्टर आलोक मिश्रा और अमरावती से डॉक्टर अनिल बोंडे, जो माजी पालक मंत्री, माजी कृषि मंत्री और वर्तमान में केंद्र सरकार के साथ में, और डॉक्टर है इसलिए कोरोना और राजनीतिक है इसलिए इसका सच आज डॉक्टर साहब से हम जानेंगे। डॉक्टर साहब, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, कोरोना 15 महीने से हम लोग लगातार किसी न किसी रूप में भुगत रहे हैं। जनता भुगत रही है, व्यापारी भुगत रहे हैं, डॉक्टर्स भी भुगत रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि कोरोना सिर्फ एक कोई इंसिडेंट है, इसमें कई लोगों की हमने जान जाते हुए देखी, कई लोगों को परेशान होते हुए देखा। जान से भी ज्यादा लोगों के रोजगार गए हैं। और अब बताया जा रहा है कि तीसरी लहर भी आएगी जो बच्चों को घेर लेगी। कितनी सच्चाई है डॉक्टर साहब इस बात में कि क्या तीसरी लहर का इंतजार करना चाहिए, आएगी या नहीं आएगी? एक्चुअली कोरोना के बारे में आप सब जानते हैं कि वायरल आजार बीमारी है और इसका प्रेडिक्शन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या तो ICMR, इंडियन कॉलेज ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये बार बार करती है। पहली लहर होने के बाद में अपन ने बहुत सारे लोगों ने देखा कि यूरोपियन कंट्रीज में पहली लहर खत्म होने के बाद में दूसरी लहर आई थी जी। और दूसरी लहर आई थी उस वक्त ही अपने यहाँ पे भी WHO ने ICMR ने वार्न भी किया था कि सेकंड लहर आने वाली है, लेकिन कब आने वाली है, कहाँ से शुरू होने वाली है, कौन सा वेरिएंट है, कौन सा म्यूटेशन है, वो नहीं बता सके थे। या तो उसकी सीवियरिटी कितनी रहेगी ये भी पता नहीं था। लेकिन इंग्लैंड रहे, इटाली रहे, फ्रांस रहे, जर्मन रहे, वहां पे डबल से लॉकडाउन करना पड़ा था। जी। अब कैसा है कि दूसरे को समझो एक पत्थर के ऊपर दूसरा फिसल गया तो उसके पीछे वाले ने सावध रहना चाहिए। आज भी आपको पता है कि इंग्लैंड में आप न्यूज देखते होंगे तो डेल्टा वायरस, यानी जो कोरोना का ही वेरिएंट है, जी। जो डेल्टा वायरस है, वो डेल्टा वायरस का बहुत ज्यादा इंसिडेंस वहां पे देखने को मिल रहा है। मुझे पता नहीं कि उसको तीसरी लहर बोलते हैं कि नहीं, पता नहीं, लेकिन इट इज सिमिलर टू द थर्ड वेव। तो डेल्टा वायरस में ऐसा दिखाया देता है कि बच्चे रहे या तो एडोलसेंट रहे, 14-15 साल के रहे, उनमें ये ज्यादा प्रमाण है। उसका रीजन भी ऐसा है कि वो इम्यूनाइज नहीं है। जिनका इम्यूनाइजेशन हो गया है, वो इम्यूनाइजेशन होने के बाद में उतना खतरा नहीं रहता, लेकिन इम्यूनाइज जो लोग नहीं है वो उसके ऊपर प्रेजेंट हो गए। इम्यूनाइज से आपका तात्पर्य डॉक्टर साहब, इम्यूनाइज में आप किसको, वैक्सीन लेने को इम्यूनाइज करें? वैक्सीनेशन जिनका हुआ नहीं है वो लोगों को खतरा रहने की ज्यादा संभावना है। क्या हम इसको ऐसा मान ले कि जिसका वैक्सीन नहीं हुई उसको खतरा है या बच्चों को खतरा है? क्योंकि बताया ऐसा ज्यादा जा रहा है कि बच्चों को खतरा है, जैसे आप बता रहे हैं कि जिसकी वैक्सीनेशन नहीं हुई उसको खतरा है। दूसरा रीजन भी बता रहा हूँ, बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं रहने के कारण भी खतरा है। और दूसरा कारण ऐसा है जो इंग्लैंड में बताया गया है कि डेल्टा वायरस करके जो है, पहले जो कोविड का वायरस था तो एडल्ट या तो बहुत माइल्ड था ऐसा हम बोल सकते, क्योंकि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज यानी जिनकी प्रतिकार शक्ति कम थी, या तो जिनको ज्यादा बीमारियां थी, ब्लड प्रेशर थे, डायबिटीज था, उनमें ज्यादा प्रादुर्भाव होता था। लेकिन अभी जो वायरस आया है, आपने भी देखा होगा कि सेकंड लहर में कंपैरेटिवली यंग लोग जिनको ब्लड प्रेशर भी नहीं था उनको भी वो कोरोना की बीमारी हुई और वो ज्यादा गंभीर रूप से हुई और उसमें डेथ का प्रमाण भी यंग लोगों में अच्छी तरह से अपने को देखने को मिला। तो शायद ऐसा होता है कि ये वायरस म्यूटेट करता है, खुद में चेंज करता है। अब ये डेल्टा वायरस जो इंग्लैंड का बताया जा रहा है कि उसकी सीवियरिटी थोड़ी ज्यादा है, और सीवियरिटी ज्यादा रहने के कारण जिसकी इम्यूनिटी भी अच्छी है, यानी समझो बच्चे भी है, उनकी इम्यूनिटी भी अच्छी है, उनको भी वो वायरस के कारण धोखा हो सकता है। तो इसलिए वो तीसरी लहर का अनुमान किया गया है। और जब कोई भी साइंटिफिक तरीके से स्टैटिस्टिकली अनुमान करता है तो मुझे लगता है कि उसमें पॉलिटिक्स वगैरह से ज्यादा अपन ने ज्यादा कॉशियस होना चाहिए।
क्योंकि दूसरे लहर के वक्त भी यानी पहली लहर होने के बाद में दूसरे लहर के वक्त जो ग्रामीण इलाकों में फैला फैला कोरोना, तो ग्रामीण हाँ डॉक्टर सर रेडी। कोरोना वायरस में कोविड-19 में जो म्यूटेंट आता है, जैसा अभी यूके में डेल्टा वायरस करके उसका नाम रखा गया है। और आपको पता होगा कि कोई बोलता था कि इंडियन वेरिएंट है, कोई बोलता था यूके वेरिएंट है। तो कंट्री का नाम न देते हुए उन्होंने डेल्टा, अल्फा, थीटा ऐसे नाम दिए हैं। ये तो अल्फा ये और डेल्टा डेल्टा में जो वायरस में फर्क है कि ये बताएंगे आप थोड़ा, आप आपकी बात कंटिन्यू कीजिए, बाद में नहीं, थोड़ा सा तो बताइए। उसमें ये यूनाइटेड उसमें नेशंस ने किसी कंट्री का नाम नहीं आना चाहिए, बदनामी नहीं हाँ, होना चाहिए। उन्होंने किसी कंट्री हाँ। का नाम नहीं आना चाहिए, इसलिए अल्फा, बीटा, डेल्टा ऐसे नाम रखे हैं। और इसमें क्या रहता है कि उसका आरएनए स्ट्रक्चर जो रहता है उसमें थोड़ा सा वेरिएशन जब हो जाता है तो उसके वजह से उसकी सीवियरिटी बदलती है। पहला जो वायरस था वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग या तो जिनको मॉर्बिडिटी थी उनमें ज्यादा एक्टिव था। अब दूसरी लहर में अपन ने देखा कि इवन यंग लोग भी इन्वॉल्व होते थे और लंग का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा था। थ्रोम्बो एम्बोलिक फिनोमेना यानी गुठलियां तैयार होने का प्रमाण भी बहुत ज्यादा था। अब ये तीसरा जो वेरिएंट है, डेल्टा वेरिएंट, जो इंग्लैंड में अभी है और बहुत सीवियरिटी से है, तो उसका इफेक्ट ज्यादा बच्चों के ऊपर, या तो 15-18 साल के जो बच्चे हैं, 5 साल से 15-18 साल के, उनको भी उसका इफेक्ट महसूस हो रहा है। और उसमें मल्टी ऑर्गन सिंड्रोम जो बोलते हैं, मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट, उसमें ज्यादा दिखने को मिल रही है। और कोरोना के सिम्टम होने के बाद में कभी कभी 6 हफ्ते के बाद में भी बच्चों को उसकी तकलीफ होती है, उसको कावासाकी सिंड्रोम बोलते हैं। तो ऐसा आईसीएमआर और डब्ल्यूएचओ की सबको वार्निंग है, इसलिए हमने कॉशियस होना चाहिए। हर चीज में पॉलिटिक्स ही है ऐसा बोलना गलत है, क्योंकि जो साइंटिफिक डाटा आता है, स्टैटिस्टिकल एविडेंस आते हैं, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है गवर्नमेंट चलती है और चलना भी चाहिए। अभी हमारे ऊपर प्रायोरिटी ये है कि दूर दराज के इलाकों में भी जब ये फैलता है तब वो आदमी को यहाँ तक आना, या तो बच्चे में होता है तो अपने पेडियाट्रिक्स के वार्ड बढ़ाना चाहिए। जो डॉक्टर है उनको पेडियाट्रिक्स बच्चों को ट्रीटमेंट देने का थोड़ा ट्रेनिंग भी करना चाहिए। और उसके जो स्पेसिफिक ड्रग्स रहेंगे, क्योंकि अभी नए नए ड्रग, अभी एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का कॉकटेल भी आ रहा है, तो ऐसे नए नए जो ड्रग्स रहेंगे, जो लाइफ सेविंग रहेंगे, वो ड्रग्स भी दे सकते हैं। अभी बहुत अच्छा एक डिस्कशन चैनल पे चल रहा था और गुलेरिया साहब उसके ऊपर बात कर रहे थे और बहुत सारे एक्सपर्ट भी थे। उन्होंने बोला कि 6 हफ्ते के बाद में, कोरोना के बाद में 6 हफ्ते के बाद में बच्चों में जो मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन का जो सिंड्रोम होता है, तो उसमें स्टीरॉयड बहुत अच्छी तरह से काम करता है। तो यानी डरने की बात नहीं है, लेकिन अपनी तैयारी पूरी रहना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है एज ए डॉक्टर का। उसमें चंदू भाई एक चीज और देखने में आई है कि अभी मैं कुछ रिसर्च पेपर पढ़ रहा था और कुछ देख रहा था, तो अभी ये तो डॉक्टर साहब ने जो बोला कि हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए, बिल्कुल सही है और लेना भी चाहिए, लेकिन अचानक मैं देख रहा कि ये 1-2 महीने से ये शुरू हुआ कि ये बच्चों में होगा और बच्चों में इसका ज्यादा इफेक्ट होने वाला है, और ये फाइजर की तरफ से प्रमोट होना बहुत ज्यादा शुरू हो गया है इस प्रकार के। और एक जो डर जो पैदा हो रहा है बच्चों में, ये आए गई और बिल्कुल बच्चों का वैक्सीनेशन जरूरी है, तो इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अंतरराष्ट्रीय साजिश की बू भी आती है। अगर आप देखें इसको कि अचानक ये 3 महीने, इसके पहले ऐसा कुछ नहीं था। इसके पहले ये था डॉक्टर साहब ने, डेल्टा आएगा, बीटा आएगा, अल्फा आएगा, ये सब चीजें। अब तो एक ये जैसे हम लोग 15 महीने से जो डिस्कशन कर रहे हैं, हम यही डिस्कशन कर रहे हैं, ये तो अब एक जीवन का भाग हो गया है। हमको संभल के रहना है, प्रिकॉशंस लेना है, ये है। क्योंकि जो डर पैदा हो रहा है ये कहीं ना कहीं अब बच्चों के लिए, अब फाइजर कंपनी का वैक्सीनेशन आपको करना ही करना है। आप देखिए
8 से 10 दिन से ये बिल्कुल, आप बीबीसी देख रहा था, वॉइस ऑफ अमेरिका देख रहा था, रशियंस को सुन, तो सब लोगों को सुन रहा था, तो कहीं ना कहीं अब वो आना शुरू हो गया है। फाइजर के पास ही वो वैक्सीनेशन है, फाइजर का। और हमारे जो पप्पू जो है, जग प्रसिद्ध पप्पू हमारे हिंदुस्तान के हैं, और हमारे जो नटवर लाल जी जो हैं, अरविंद केजरीवाल, वो तो पहले दिन से शुरू हो गए अचानक कि बिल्कुल आप फाइजर के लिए दरवाजे खोलिए, और उनको बिल्कुल, अरे भैया आप पहले ये देखिए कि भाई हिंदुस्तान अगर उस चीज को बना सक रहा है तो आप क्यों गड़बड़ कर रहे हैं, क्यों हड़बड़ी कर रहे हैं उस चीज को। फाइजर को भारत में लाने के लिए आपकी क्या हड़बड़ाहट है, क्या दिक्कत है आप। जब क्या हो रहा है कि कई जगह तो ये मानने ही तैयार नहीं है कि हिंदुस्तान वैक्सीन शुरू हो गया है, हिंदुस्तान ने वैक्सीन बना लिया है। ये तो हमें हमारे प्रधानमंत्री पे गर्व होना चाहिए। ये पहली बार हुआ है कि हिंदुस्तान आत्मनिर्भर के तौर पे, क्यों डॉक्टर साहब अगर मैं गलत कहीं बोल रहा हूं तो आप मुझे टोकिएगा, कि पहली बार हमने वैक्सीन बनाया है और हमें इस पे गर्व होना चाहिए। जब हम ये वैक्सीन बना सकते तो वो वैक्सीन भी बना सकते, लेकिन एक डर का माहौल बनाना। और इसलिए मैं इसको, मीडिया को भी इस पे काफी कुछ दोष दूंगा कि कुछ चैनल, जो सो कॉल्ड जो चैनल हैं, जो विदेशों से कंट्रोल होते हैं, उन्होंने आज अपना एक एजेंडा ही बना लिया है। पहले किसान आंदोलन बना और अब बिल्कुल वो उसके आगे के साथ, ये तो बिल्कुल अब बच्चों पे होने वाला है और अब क्या होगा। अरे भैया, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। 130 करोड़ का देश है, समय लगेगा थोड़ा, लेकिन हाँ प्रिकॉशन लेना चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब आलोक भैया, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि तीसरे लहर की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, किसी भी यानी किसी भी प्रकार से इनकार नहीं किया जा सकता। और ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये बच्चों पर नहीं होगा या बड़ों पर नहीं होगा। जिस डॉक्टर ने बताया कि अभी बच्चों की जैसे इम्यून सिस्टम कमजोर है और बूढ़ों की इम्यून सिस्टम कमजोर थी, तो उनको तो वैक्सीनेशन, उनको वैक्सीनेशन करके उनका इम्यून सिस्टम बढ़ा दिया गया। यानी अभी तो 18 से 45 साल वालों को जैसे हो गया, 18 साल वालों के लिए कोई प्रोविजन, दूसरे प्रोविजन ये नहीं है कि जैसे कोविड वार्ड, बच्चों के कोविड वार्ड अभी है ही नहीं। अभी यदि तीसरी लहर कब आएगी इसका कोई समय तो निश्चित रूप से डॉक्टर साहब को तय नहीं है। ये कल से भी स्टार्ट हो सकती है, साल भर बाद भी स्टार्ट हो सकती है और नहीं भी हो सकती। ये तीनों संभावना है, नहीं हो ज्यादा बेटर है यदि हमारी वैसी स्थिति बनाए। लेकिन जैसे बताया कि पड़ोस के यदि आग लगी है तो अपने यहाँ पे भी उसके अंगार के छींटे तो आएंगे। उस हिसाब से प्रिकॉशंस लेना जरूरी है। जैसा कि आप बता रहे कि ये फैलाने के पीछे के अंतर्राष्ट्रीय साजिश तो नहीं, क्या डॉक्टर साहब ये मेडिकल फील्ड की कोई साजिश लगती है ऐसी अफवाह फैलाने की? अभी तीसरी लहर बच्चों की आएंगी, बच्चों के सारे ये हो जाएंगे, चौथी लहर, और चौथी लहर दिवाली के बाद चौथी लहर स्कूल बंद कर दिए, स्कूल बंद कर दिए, परीक्षा तक कैंसिल कर दिए। नहीं, कोई चीज नकारी नहीं जा सकती, लेकिन एक बात आलोक जी जैसा बता रहे थे वो एक बात सही है कि फाइजर वालों का बहुत सारा प्रोपेगेंडा रहता है। हम भी मेडिकल प्रैक्टिस में थे। फाइजर वालों की R&D भी अच्छी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बिल्कुल और प्रोपेगेंडा भी बहुत ज्यादा तरीके से रहता है। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि इंडिया पहले से वैक्सीनेशन प्रोडक्शन में पहले से आगे है। पोलियो वायरस का भी प्रोडक्शन अपने आप, पोलियो वैक्सीन का भी अपने आप पे बहुत अच्छा था। इवन मिजल्स, मम्स, रुबेला का भी अपने आप पे प्रोडक्शन बहुत अच्छा था, सीरम इंस्टीट्यूट का। भारत बायोटेक, भारत का बायोटेक अच्छे से था। दूसरी बात ऐसी है कि ये एस्ट्रोजेनेका कोविशील्ड के साथ में जो कंबाइंड है, तो वही यूके में भी वही वैक्सीन लगाया गया है मैक्सिमम। और ऐसा देखा गया है उनके स्टडीज में कि एस्ट्रोजेनेका का जो वैक्सीन है दैट गिव्स द प्रोटेक्शन, वो प्रोटेक्शन बाकी के डेल्टा, आज की भी रिपोर्ट है, डेल्टा वायरस को भी वो प्रोटेक्ट करता है। हाँ, तो उसकी वजह से सिर्फ फाइजर की लो ऐसे जरूरी नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अपने इंडिया में एक बड़ी खासियत है कि जब बाहर अपन भेज सके और बाहर के लोगों को अच्छा लगा तो फिर इंडियन एक्सेप्ट करते। यानी मेरे को याद है कि मुलायम सिंह का बेटा या तो राहुल गांधी रहे, पहले कोविशील्ड, कोवैक्सीन को नाम रखते थे, और उसके बाद ये वैक्सीन इफेक्टिव है कि नहीं, उसके ट्रायल बराबर हुए नहीं, उसके लॉन्ग टर्म ट्रायल हुए नहीं, उसके क्या साइड इफेक्ट रहेंगे। जब बाकी के देशों ने एक्सेप्ट करना शुरू किया तो यही आंदोलन करने लगे कि हमारे बच्चों की वैक्सीन बाहर क्यों भेजी कर। तो ऐसा उल्टा प्रोपेगेंडा करने वाले बहुत सारे हैं, वो अरविंद केजरीवाल रहे, राहुल गांधी रहे,
लेकिन अपना कंट्री वैक्सीन के लिए आत्मनिर्भर होना जरूरी है। यानी मेरा वही कहना है। इवन वो टेक्निक स्पुतनिक का रहे, एस्ट्रोजेनेका का रहे, फाइजर का रहे, या कोवैक्सीन रहे, वो टेक्निक से अपने आप पे अपन वैक्सीन बहुत अच्छी तरह से बना सकते हैं, उसमें बिल्कुल डाउट नहीं है। रेड्डी लेबोरेटरीज रहे तो बाकी के लेबोरेटरीज भी बहुत अच्छी तरह से बना सकते हैं, क्योंकि इतने 135 करोड़ का जब देश है, तो ये देश को इतना पूरा वैक्सीन बाहर से लाना कभी भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ से इंडिजिनियसली प्रिपेयर्ड वैक्सीन के भरोसे पे अपन रहेंगे तो ये अपने को वैक्सीन अच्छे से अवेलेबल हो सकेंगे और कम कीमत में हो सकेंगी। डॉक्टर साहब, अगर हम इंपोर्ट अगर करेंगे तो हमारे देश की तो इकोनॉमी बढ़ जाएगी इंपोर्ट करने वही बोल रहा। तो इसलिए फाइजर का एडवोकेट करने वाले वो लोगों के मन में क्या है वो तो आप समझ सकते, लेकिन अपना कोविशील्ड रहे, कोवैक्सीन रहे, या तो स्पुतनिक समझो, वो रशियन टेक्नोलॉजी से अपने आप ही बनाना शुरू करे। तो और आपको बताता हूँ, वैक्सीन जनरेशन में बाय एंड लार्ज इट इज इक्वली रहता है, क्योंकि एंटीबॉडी प्रोडक्शन जो रहता है वो इक्वली रहता है। सभी के जो रिसर्च है वो भी सिमिलर गोल ओरिएंटेड रहते हैं। बहुत ज्यादा उसमें सिक्रेसी रह नहीं सकती, तो उसके वजह से सभी वैक्सीन अच्छे से इफेक्टिव रहेगी, ऐसे पूरे रिपोर्ट है। यानी कोविशील्ड को तो पूरी मान्यता मिली है, कोवैक्सीन को WHO ने यानी इमरजेंसी के लिए जो आकस्मिक के लिए जो लाइसेंस है वो भी कुछ महीने में कोवैक्सीन का भी मिल जाएगा, और वो एक्सेप्ट हो रही है, पूरे दुनिया में एक्सेप्ट हो रही है, इसलिए फाइजर ही लेना चाहिए, ऐसा बोलना कुछ मतलब नहीं। डॉक्टर, जैसे आपने बताया कि बच्चों में इसका प्रमाण आ सकता है, उसका कारण ये कि बच्चों में वैक्सीनेशन नहीं हुआ। क्या ये मुख्य कारण ये है बच्चों की तरफ डर पैदा करने का कि वैक्सीनेशन हम लोग उस समय तक पूरा कर नहीं पाए या उनका स्टार्ट नहीं हुआ, या और भी कोई कारण है कि आने वाला जो डेल्टा अल्फा जो भी बता रहे हैं वो कम उम्र के बच्चों पे ज्यादा इफेक्ट करेगा, कम उम्र के लोगों पे ज्यादा इफेक्ट करेगा, ऐसा है? दो चीजें देखिए कि वायरस जो रहता है वो कांस्टेंट म्यूटेट करता है, यानी खुद के स्ट्रक्चर में कांस्टेंट चेंज करता है, और वो चेंज करने के कारण उसकी सीवियरिटी बदलती है। पहली बार जब कोविड का वायरस जब आया तो अपन ने देखा कि ये बड़े जो लोग हैं या तो एजेड लोग हैं जिनको बीमारी है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हार्ट की बीमारी है, जिनकी ताकत कम है, प्रतिकार शक्ति कम है, वो लोगों को ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हुआ, उनकी डेथ हुई। लेकिन बाद में क्या हुआ कि उसके बारे में थोड़ी इम्यूनिटी लोगों में आना शुरू हो गया, तो वायरस ने खुद को म्यूटेट कर लिया, खुद को चेंज कर लिया। वो चेंज करने के बाद में जो वेरिएंट आया, कोई कंट्री का नाम भी नहीं लिए, तो जहां जहां वेरिएंट आया तो वो वेरिएंट के कारण उसकी सीवियरिटी थोड़ी बदल गई, और यंग लोगों को भी उसका इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गया। यंग लोग अभी ऐसा बोल रहे हैं कि जो डेल्टा वेरिएंट है वो डेल्टा वेरिएंट थोड़ा ज्यादा सीवियर है, स्प्रेड करने में सुपर स्प्रेडर है, और एट द सेम टाइम वो बच्चों को भी इन्वॉल्व कर सकता है। हाँ, तो वो म्यूटेशन के कारण है, लेकिन ये म्यूटेशन भी जो है वो भी रोके जा सकते, यानी रोके जा सकते बोल तो उनकी भी सीवियरिटी, डिसीज निर्माण करने की क्षमता रोकी जा सकती, समझो वैक्सीनेशन दिया हुआ रहा। तो इसलिए सभी लोगों ने वैक्सीनेट होना ये जरूरी है। और आपको पता है कि पहले प्रेग्नेंट महिलाओं को वैक्सीन एडवोकेट नहीं किया था, अभी प्रेगनेंसी में भी वैक्सीनेशन एडवोकेट किया गया है। तो ऐसा वेरिएंट के कारण और रेजिस्टेंस डेवलप होना चाहिए, उसके कारण सभी को वैक्सीनेशन करना जरूरी है, ऐसा ICMR रहे, WHO रहे, उनका कहना है। अब इसमें हम तो एज ए डॉक्टर तो सोचते हैं कि ये तो सबकी भलाई के लिए है, हो सकता है कि इसमें कोई व्यापारी एंगल भी हो, तो वो पता नहीं, वो ढूंढने की बात। डॉक्टर साहब ने जो बताया वो बिल्कुल एक डॉक्टर अनिल बोंडे साहब एक बहुत पहुंचे हुए डॉक्टर है, काफी रिसर्च वर्क है, काफी उनको सब जानकारियां हैं। मैं मेरी जानकारी बस उस हिसाब से बता रहा था कि मैं कुछ पढ़ रहा था, और मुझे जब वो सब एक से एक जब जुड़ी हुई चीजें दिखती गई कि अचानक अब बच्चों, जैसे चंदू भाई ने भी बोला कि क्या ये बच्चों में आएगा, अब ये जो चीजें हैं ये अचानक आई है, तो अब बच्चों के ऊपर टारगेट है, बच्चों के ऊपर टारगेट है। अब स्टेज ये आ गई है कि देखो आपने बच्चों का वैक्सीनेशन कराना है, और बच्चों के वैक्सीनेशन में अभी सिर्फ फाइजर कंपनी है,
अभी नहीं, चंदू भाई और कोई आलोक कंपनी? भैया, डर की बात मैं बताता हूँ आपको। जब कोरोना के, हम यदि अमरावती का उदाहरण ले, महाराष्ट्र का उदाहरण ले, अमरावती में 1200-1400 जब बहुत बहुत। कोरोना के मरीज हो गए थे, जब वैक्सीनेशन के लिए लोग, यानी ऐसा तड़प थी उनके अंदर कि मुझे वैक्सीन चाहिए। कई चाहिए। लोगों ने मुझसे फोन कराए होंगे, कई लोगों ने डॉक्टर साहब से फोन लगाए होंगे कि मेरा नंबर लगा दो, ये कर दो। जैसे जैसे कोरोना के आंकड़े कम होते गए, अभी वैक्सीन के लिए 10 का, जब तक लोग जमा नहीं होते, जब तक वैक्सीन का बॉक्स नहीं खोलते, ऐसी स्थिति वापस वैक्सीन की आई, लोग वापस वैक्सीन की तरफ से लापरवाह हो रहे हैं। पिछली बार निश्चित रूप से डर था सेकंड वेव क्या करेगी क्या नहीं करेगी, लोग तो, यानी डर नहीं रहेगा तो क्या डॉक्टर साहब लोग मन से वैक्सीनेशन कर लेंगे? या तीसरी लहर का डर वैक्सीनेशन पूरा कराने के लिए तो नहीं है। आपने कहा आर्थिक एंगल बिल्कुल हो सकता है, दूसरे भी एंगल्स हो सकते हैं, राजनीतिक एंगल भी तो हर चीज में रहते हैं, बिना राजनीति के तो कुछ होता नहीं है। जैसे अभी अनलॉक की घोषणा भी हुई है, तो उसमें भी शायद आगे महानगर पालिका के चुनाव है महाराष्ट्र में, इससे भी अनलॉक की घोषणा, बिना राजनीतिक इसके कोई निर्णय मुझे नहीं लगता कि होता है। नहीं, वैक्सीनेशन का एक्चुअली कैसा है कि आदमी यहाँ का रहे, यूके का रहे या यूएसए का रहे, सभी जगह का तरीका ये है। यूएसए में भी अभी आपने देखा होगा, यूएसए में तो प्राइज $1 मिलियन प्राइजेस रखे हैं कि उनमें से लॉट निकाल के लॉटरी सिस्टम से प्राइज मिलेगा। क्योंकि क्या है कि एक बार समझो, अभी आपको पता है कि कोरोना जब था तब सब बोल रहे थे नहीं हमको वैक्सीन दो वैक्सीन दो। अभी वो डर थोड़ा खत्म हो गया कि भाई चलो निकल गई, ये लहर निकल गई, अपन तो बच गए, तो अभी लेने की जरूरत नहीं, ऐसा ये रहता है। तो डॉक्टर साहब, यही मैं पूछ रहा हूँ, क्या वैक्सीनेशन पूरा करने के लिए डर बताना जरूरी है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, डर नहीं, सच्चाई ऐसी है कि आपको पता है कि भारत में पोलियो का वैक्सीन सालों तक कंपलसरी करना पड़ा, लोगों को बताना पड़ा, चित्र बताने पड़े कि भाई ऐसे लंगड़े लूले हो जाते हैं बच्चे, तब कई पोलियो का वैक्सीन लिया और अपन ने पोलियो इरेडिकेट किया। समझो कोरोना जैसे वायरस को अपने को रोकना है, इरेडिकेट करना है, तो ये बहुत जरूरी है कि जो जो कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं वो बताना, लोगों को बताना बहुत जरूरी है, एजुकेट करना बहुत जरूरी है। इसको डरना नहीं बोल सकेंगे। अब आप बोलेंगे ये एजुकेट का एक माध्यम हो सकता है चंदू भाई, ये कि जो थर्ड लेयर जो है, और थर्ड लेयर अगर बता के, मैं तो बोलता हूँ कि ठीक है अगर थर्ड लेयर आए ना आए, अगर ये बता के भी वैक्सीनेशन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है ना, क्या दिक्कत है? नहीं, वैक्सीनेशन आलोक भैया, जैसे कल भी हम डिस्कस कर रहे थे कि किसी ने, एक ने वैक्सीन लिया, वैक्सीन लेने के पीछे उसने पहले अपनी एंटीबॉडी चेक कराया, फिर वैक्सीन लेने के बाद में जब जब डॉक्टर ने बोला, जब जब उसने एंटीबॉडी चेक कराया, उसकी एंटीबॉडी में कोई फर्क नहीं आया। वैक्सीन लेने के बाद में इसका असर होता नहीं होता, इसके लिए क्या टेस्टिंग है डॉक्टर साहब? नहीं, सही बात है ना, एंटीबॉडीज तो आना चाहिए। कभी कभी फर्स्ट डोज के बाद में आती नहीं, सेकंड डोज के बाद में आती। अब मेरा खुद का अनुभव, मैंने वैक्सीन लेने के बाद में 16वें दिन मेरे को कोरोना हुआ था, मैं पॉजिटिव हुआ था फर्स्ट डोज के बाद में 16वें दिन। और दैट इज कभी कभी हो सकता है, लेकिन बहुत माइल्ड हुआ था, एक दिन फीवर आ गया निकल गया, माइल्ड हुआ था, यानी एकदम रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट वगैरह नहीं हुआ। अब प्रॉब्लम ऐसा है कि कभी कभी दो वैक्सीन लेने के बाद में भी उसको कोरोना हो सकता है, समझो वेरिएंट वगैरह रहा, लेकिन उससे माइल्ड होगा, ये सीवियरिटी नहीं आएगी, सीवियरिटी नहीं आएगी। लेकिन ऐसे भी कुछ कुछ केसेस है कि डॉक्टर है, अमेरिका में वो चेस्ट फिजिशियन थे, उन्होंने 2 फाइजर के 2 डोजेस लिए थे, इंडिया में आ गए, इंडिया में आने के बाद में उनको कोरोना हुआ और ही डाइड। ऐसे भी इंसिडेंसेस है। तो बाय एंड लार्ज कैसा है कि कोई भी वैक्सीन वाला बोलता है कि 91% इफिकेसी है, 78% इफिकेसी है, यानी उसका प्रोटेक्शन की लेवल 78% है, इसका मतलब 22% को शायद वो प्रोटेक्ट भी नहीं करेगा, उसकी लेवल भी नहीं आएगी। ऐसा भी हो सकता है। तो लेकिन उसमें एंटीबॉडीज देखना वो जरूरी है। बाद में हमने 2 डोजेस लेने के बाद में एंटीबॉडीज भी की, हमारी लेवल बहुत ज्यादा अच्छे से आई, 200 के ऊपर आए। तो
लेकिन हर एक की एंटीबॉडी करो ये भी एडवाइस करना उचित नहीं है। इसलिए कोरोना के बाद में भी आप संभल के रहे तो ज्यादा अच्छा रहता है। और फीवर आ गया, वैक्सीनेशन के बाद में भी संभल के वैसे ही रहना। वैक्सीनेशन आपको सिर्फ एक थोड़ा सा मन को शांति और थोड़ा सा प्रोटेक्शन दे सकती है, कोरोना नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। कोरोना हुआ तो भी सिवियरिटी नहीं है। हाँ, यानी एकदम जो डेथ के चांसेस रहते हैं। वैसे भी आपको बताता हूँ कि कोरोना भी हुआ, फीवर भी रहा, और उसने अभी जो है कि इन्फ्लेमेशन कम करने की दवाई यानी पैरासीटामोल भी पहले दिन से रेगुलरली लिए तो इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है। अभी तो पायरोक्सिकम भी बोल रहे हैं कि वो भी लेना चाहिए। स्टेरॉइड पहले हफ्ते नहीं लेना चाहिए, दूसरे हफ्ते में स्टेरॉइड दे सकते हैं लंग इन्वॉल्वमेंट रहा तो सब जो खेल है कि जो सूजन आती है, इन्फ्लेमेशन जो बोलते हैं, वो कम करने के लिए दवाई देना वो इम्पोर्टेंट बताया जाता है। अभी जैसा जैसा समय जाएगा अच्छी और कम से कम पैसे में भी दवाई आएंगी, तो इसलिए मुझे लगता है कि कॉशियस रहना। समझो बुखार आ गया तो इन्फ्लेमेशन कम हो, पानी ज्यादा पियो, डाइट अच्छा रखो, यह चीजें की तो कॉम्प्लिकेशन नहीं होते। जितने भी कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट है मैंने देखा कि पहले 7-8 दिन तक उन्होंने खुद को निग्लेक्ट किया है, बहुत सारे इग्नोर किया, बिल्कुल। यानी कोरोना की इग्नोर किया। जो बढ़ता है कहीं ना कहीं अपनी कोई लापरवाही की वजह से कोरोना का अंदर डेवलपमेंट हो। यदि पहले दिन से थोड़े सिम्टम्स में भी यदि हम उसको एक्टिव हो जाते हैं तो शायद कोरोना से डेथ का रेट और कम आ जाए। कहीं ना कहीं लापरवाही है, कहीं प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला, कहीं उनको गाइडेंस करने वाला नहीं मिला, कहीं लोग बराबर नहीं मिले। लोग डर के बारे में, डर की वजह से टेस्ट ही नहीं करते। अब मैं ग्रामीण इलाकों में घूमता हूँ ना, तो बोलते हमको टाइफाइड हुआ, हमारी पेशी कम हो गई, लेकिन उसने टेस्ट नहीं, वो कभी टेस्ट ही नहीं करता। एक्चुअली रूल ऐसा है पैंडेमिक में, महामारी में, कि महामारी में समझो कोरोना की महामारी शुरू है और बुखार आ गया तो पहला डायग्नोसिस कोरोना रहना चाहिए, पहला डायग्नोसिस, ये रूल है, ये पढ़ाया जाता है। लेकिन वो पेशेंट वो छोड़ के बाकी की कोई चीजें है क्या उसके ऊपर ज्यादा ख्याल देता है। अब उसमें कभी कभी पहले हफ्ते में समझो स्टेरॉइड दिया गया, क्योंकि पहला हफ्ता जो है वो वायरेमिया के है, वायरस बढ़ता है पहले हफ्ते में। दूसरा हफ्ता सूजन का है, इन्फ्लेमेशन, और तीसरा हफ्ता उसके कॉम्प्लिकेशन का है। तो पहले हफ्ते में एंटीवायरल या तो इन्फ्लेमेशन कम करने की दवाई दी, उसका डाइट अच्छा रहा, पानी अच्छे से पी रहा, तो उसके कॉम्प्लिकेशन नहीं होते। लेकिन पहले हफ्ते में निग्लेक्ट हो गया तो दूसरे हफ्ते में वो चला जाता है, और दूसरे हफ्ते में जाने के बाद में लंग इन्वॉल्वमेंट हुआ तो फिर तकलीफ ज्यादा बढ़ जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे है कि उनका सैचुरेशन 70 के ऊपर आता है, 60 के ऊपर आता है, तभी वो डॉक्टर के पास जाते हैं। तब तक लंग का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हुआ रहता है, फिर उनको बचाना बड़ा मुश्किल है। जी आलोक भैया, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि प्रिकॉशंस बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन कई जगह डॉक्टर साहब हमने देखा, चलो हम ग्रामीण के भाग के आपने कह दी कि लापरवाही हो सकती है, उसके कारण उनके डेथ। हमारे सामने राजीव सातव का उदाहरण है जी। कहीं मुझे नहीं लगता कि उनके इलाज में किसी प्रकार की लापरवाही होंगी, उसके बावजूद क्या उनकी कोई अपने स्टडी या कुछ उनकी जानकारी उनको क्यों हुआ होगा और कैसे बचा जा सकता था? नहीं, उनका मालूम नहीं क्या हुआ। अब लापरवाही तो नहीं होना, लापरवाही तो हम इसको नहीं बोल सकते। लेकिन चंदू भाई, अगर क्योंकि वो पूना में ही एक अस्पताल में थे, तो मैंने जो मेरे सूत्रों से पता किया कि ऐसा क्या हो गया था, क्योंकि वो तो काफी जानकार, हाँ, वो जानकार भी थे, वो था पहले दिन से वो डॉक्टर साहब ने जो अभी पहली चीज बताई वो उनमें वाली केस थी, वो कि थोड़ा बहुत यार आज थकवा लग रहा है, थोड़ा बुखार लग रहा है, तो क्या है, तो बोले नहीं यार आज थोड़ा दौरा ज्यादा हो गया होगा, थोड़ा सा वो हो गया होगा, तो ठीक है रेस्ट ले लेते। तो ठीक है, एक काम करो ना, क्या पैरासीटामोल ले लो एक गोली, कल ठीक हो जाएगा। तो थोड़ा सा वो कफ वगैरह हुआ तो कुछ तेल वेल खाने में आ गया होगा। तो ये वाला जो पैंडेमिक का जो रूल आज जो डॉक्टर साहब ने बताया कि पहला बुखार आया तो आप ये मान के चलो कि आप कोविड हो और आप इमीडिएटली टेस्ट कराओ। और उन्होंने भी वही 7 या 10 दिन होने के बाद में जब वो हुआ कि सांस में भी अब तकलीफ हो रही है, फिर वो हॉस्पिटलाइज हुए और वो धीरे धीरे वो फिर वो जो सिचुएशन जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया
ये पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता और तीसरा हफ्ता, वो पहला हफ्ता एक बार हाथ से निकल गया। आपके भी परिवार में और मेरे भी परिवार में हम जी लोग जी, हम पहले हफ्ते में निपटने वाले लोग हैं हम लोग। तो वो सब चीजें देखने के बाद में अब तो हाँ। डॉक्टर साहब आप लोगों के साथ में बातचीत करते करते, डॉक्टरों के साथ में हम लोगों को भी आधा तो ये पता हो गया कि क्या क्या करना है। तो हम लोगों ने भी काफी अच्छा काम किया। मैंने जैसे पूना में हम लोगों ने किट बना ली थी, वो पोलियो वाली, क्योंकि गडकरी जी से मिले थे तो गडकरी जी ने हमको बताया था कि भाई हम लोग यहाँ पे ऐसा ऐसा कर रहे हैं। तो वो हिसाब से हम लोगों ने भी वो किट बना ली थी। 700 750 की किट आई। और ये हमारा सौभाग्य रहा कि कुछ ऐसे जो पेशेंट आए कि ऐसा ऐसा ताप येत आहे, काय करायला पाहिजे, तो इमीडिएटली हमने बोला ये शुरू कर दो आप। तो वही वाली बात है कि हफ्ते भर में बिल्कुल सब मैंने भी गांव में वही किट बांटी, डॉक्सीसाइक्लिन, पैरासीटामोल, आयोपेक्टिन, यानी सब विटामिन सी कॉम्प्लेक्स। अब वो करना बहुत जरूरी है। अब आप सताव साहब का तो मेरे को पता नहीं था, लेकिन मैं पुणे में दौरे पे गया था। एक हमारे माजी आमदार एक्स एमएलए बहुत अच्छे थे, यंग थे, लेकिन उनकी भी डेथ हो गई थी। उनके घर पे जब मिलने को गया तो वही हुआ कि 4-5 दिन तक उनको बुखार था और ही निग्लेक्टेड, यानी मुंबई दौरा किया, वापस आ गए, गोलियां खाते गए, नहीं मेरे को कुछ नहीं होता, मुझे कोरोना हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, ये वाला जो चक्कर है। पड़ोसी को हो सकता, मुझे नहीं हो सकता। सांस जो फूलने को आने लगी तब वो रूबियोल में ऐसा जो सुडो कॉन्फिडेंस है, यानी गलत कॉन्फिडेंस जो बोलते हैं, गलत कॉन्फिडेंस क्यों रखना चाहिए? आदमी तो आदमी है, वो लीडर रहे, पहलवान रहे, डॉक्टर रहे, सभी निसर्ग के साथ फेफड़े में वो जा रहा था। इसलिए सभी ने प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी। हमको भी लगा था, हम जब साल भर तक घूम रहे थे कि कुछ नहीं हुआ, हम दवाखानों में गए, सबसे मिले, नहीं हुआ, लेकिन इसके साथ में भी हम कॉशियस थे। डॉक्टर साहब तो कॉशियस, हमको भी जिस दिन हुआ कि थोड़ा सा कहीं बॉडी में चेंज हुआ, हमने इमीडिएट चेक करा। और जैसा पहला हफ्ता आपका कह रहा, हमने पूरे घर में 14 लोगों को कोरोना हो गया था। हमने पहले दिन से जैसे बताया ना कि इसमें लापरवाही थोड़ी भी हुई तो साहब ये जान ले लेती है। पेंडेमिक तो है, ठीक है, हमको डेथ रेट हमारे यहाँ 2% 1.5% से ज्यादा नहीं दिखते, क्योंकि वो कोरोना की डेथ तो वही मानी जाती है जो दवाखाने में गुजरा हो, घर में गुजरा हुआ या दवाखाने से बाहर जाने के बाद में गुजरा हुआ, कोरोना में नहीं आता। बराबर बोलो डॉक्टर साहब में, वो टेस्ट हो गया तो मालूम पड़ता। नहीं टेस्ट भी हो गया, यदि उसको कोरोना भी है और आपने छुट्टी दे दी दवाखाने से, घर पे जाके डेथ होती है तो कोरोना से डेथ काउंट नहीं होती है। नहीं होती, लेकिन ऐसे डेथ बहुत सारी हुई है, क्योंकि यहाँ से छुट्टी होने के बाद में जी उसको हार्ट अटैक का प्रमाण ज्यादा रहता है, स्ट्रोक का, पैरालिसिस का प्रमाण ज्यादा रहता है। अभी तो आप देख रहे हैं कि फंगल इन्फेक्शन का प्रमाण, म्यूकरमाइकोसिस का प्रमाण ज्यादा रहता है, क्योंकि और हार्ट अटैक का तो प्रमाण बहुत ज्यादा है, तो उसके कारण डेथ डेफिनेटली होती है। और उसको पोस्ट कोरोना कॉम्प्लिकेशन जो बोलते हैं अपन। डॉक्टर साहब, हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि पोस्ट कोरोना में जो हार्ट अटैक्स की जो केसेस आ रही हैं, इसमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? उसमें सिंपल है कि जो ब्लड क्लॉट होता है तो उसके लिए एस्पिरिन जो है 75 मिलीग्राम, 75 मिलीग्राम एस्पिरिन भी शुरू रखे, क्योंकि कोरोना की जब ट्रीटमेंट देते हैं तब तो लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन या तो हिपेरिन वो शुरू करते ही है कि क्लॉटिंग रोकने के लिए, कि क्लॉटिंग नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट आपने देखा होगा, यंग पेशेंट भी या तो ओल्ड पेशेंट भी अच्छे हो रहे हैं, डॉक्टर बताते हैं कि अच्छे हो रहे हैं, और इमीडिएट वो बेड के ऊपर ही चले जाते हैं, यानी हार्ट अटैक आता है। ऐसे बहुत सारे हुए हैं, क्योंकि उसका इंसिडेंस ज्यादा है। तो ब्लड क्लॉट नहीं होना चाहिए, इसलिए एस्पिरिन नाम की गोली सिंपल है, 75 मिलीग्राम की, वो भी शुरू रखे और रखना ही चाहिए। कितने दिन तक रखना चाहिए? नहीं, अपन तो हाइपरटेंशन रहा, डायबिटीज रहा, उनको तो लाइफ लॉन्ग देते हैं, लेकिन कम से कम 3 महीने तक तो भी लेना चाहिए। 3 महीने लेना चाहिए। अब डॉक्टर साहब, हेल्दी पर्सन जो है, जो कुछ नहीं हुआ है, तो ऐसा बताया जाता है कि 50 के एज के बाद में उन्होंने भी एस्पिरिन लेना चाहिए, ये सही है प्रिकॉशनरी? नहीं, एक्चुअली मैं तो बोलता एस्पिरिन लेने की बजाय तो जब बहुत सारे फैक्टर है उसमें, होमोसिस्टीन लेवल बढ़ती है,
क्लॉटिंग मैकेनिज्म जब बढ़ता है तो बी कॉम्प्लेक्स सप्लीमेंटेशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। यानी B6 डेफिशिएंसी रही, बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी रही तो भी ज्यादा हार्ट अटैक की किंवा हाइपर होमोसिस्टीनुरिया, हाइपर होमोसिस्टीन लेवल ज्यादा बढ़ती है तो उससे भी हार्ट अटैक के प्रमाण बढ़ते। तो ऐसे रैंडमली लेने के बजाय अपने फिजिशियन को बता के लिए तो ज्यादा अच्छा, उसका ओपिनियन लेना ज्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि कंटिन्यूअस एस्पिरिन लिए और उसको गैस्ट्रिक अल्सर हुआ तो वो भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। डॉक्टर साहब, जो आज का हमने विषय रखा है ये कोरोना की तीसरी लहर, अब तीसरी लहर आएंगे नहीं पता नहीं, लेकिन जो इसका डर है वो डर कितना सच है और कितना झूठ है? क्या डरना चाहिए हमने इससे या नहीं डरना चाहिए? नहीं, आप डरो मत, डरो, लोग तो कुछ डरने वाले नहीं। क्योंकि क्या है, जब तक सामने कुछ आता नहीं तब तक कोई डरता नहीं। अब देखो ना, अमरावती में भी रहा, कितने दिन तक डरेगा आदमी? डरेगा कितने दिन तक? क्योंकि उसको भी तो उसकी जिंदगी जीनी है। जी जी जी। उसको भी तो उसको, अभी आप ग्रामीण इलाकों में जाएंगे तो रोज तो काम करना ही पड़ेगा ना, रोजी रोटी चलाने के लिए। अब डर के समझो कि आप डॉक्टर है, नर्सेस है, अब हमारे हॉस्पिटल में 150 लोग काम करते हैं, 150 लोगों को मालूम है कि उनको हो सकता है, लेकिन डरेंगे और वो काम ही नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? तो इसलिए डरना नहीं है, डरने से कोई फायदा नहीं है। मैं तो बोलता कि बहुत सारे पेशेंट कोरोना के डर से भी मर जाते। जी जी जी। बहुत सारे पेशेंट एक बार कोरोना हो गया कि उसको लगता कि भाई अब मेरी जान निकल गई है। अपने को फाइट आउट करना ही पड़ेगा, डरने से फायदा नहीं है। डर नहीं, हम कॉशियस रहेंगे, हम प्रिकॉशन लेंगे। और समझो ऐसे लक्षण अपने बच्चों में भी आ गए तो इमीडिएटली हम डॉक्टर को बताएंगे, इमीडिएटली छुपाएंगे नहीं, उसके ऊपर वॉच रखेंगे, बस डाइट अच्छा रखेंगे और उसकी ट्रीटमेंट इमीडिएटली शुरू करेंगे। ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसा मुझे लगता है। तो आज का विषय था हमारा कोरोना की तीसरी लहर का डर, कितना सच कितना झूठ। तीसरी लहर आएगी नहीं आएगी यह कहना मुश्किल है, लेकिन कोरोना का डर निश्चित रूप से पेट के डर से छोटा है। जैसे डॉक्टर साहब ने आपने बताया कि डर कर आखिर कब तक घर पे बैठेगा व्यक्ति, कहीं ना कहीं उसको बाहर निकलना पड़ेगा, एक्टिविटी करनी पड़ेगी ताकि जीवन पूरा उसका सुखरूप चल सके। डर से घर में बैठकर डर और बढ़ सकता है, तो बाहर निकलिए, लेकिन जो प्रिकॉशंस है ये मान के चलिए कि तीसरी लहर आएगी, उसके लिए हमने जो हमारी सावधानी रखनी है वो यदि रख ली तो तीसरी लहर आए उसका असर हम पर नहीं होगा जिसने लापरवाही की या जिसने लापरवाही की और जिसने अपना ध्यान नहीं रखा। तीसरी लहर, चौथी लहर, पांचवी लहर, ये लहरें आती रहेगी, क्योंकि कहीं पर भी कोरोना को खत्म करने का कोई प्रयास नहीं है। सारे प्रयास बचाव के। आप कोरोना से बच कैसे सकते, वैक्सीनेशन भी एक उसका पार्ट है, एक उसका भाग है। और बताया जाता है कि इसकी लाइफ हर कोरोना की कुछ दिन की होती है, 14 दिन, 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन, 1 महीना। 1 महीने तक यदि कोई इंडिया में मरीज नहीं निकलता, विश्व में मरीज नहीं निकल सकता, तो शायद तब हो सकता है कि हमको लगे कि कोरोना खत्म हो गया। तब तक तो कोरोना रहेगा, कोरोना के साथ में जीना सीखना होगा, प्रिकॉशंस लेके चलना पड़ेगा। शायद हो सकता है कि मास्क हमारे लाइफ स्टाइल में जिंदगी भर हमारे साथ में रहे। हमारे साथ में आज डॉक्टर अनिल गोंडे, जो अमरावती के माजी पालक मंत्री और कृषि राज्य मंत्री थे, और साथ ही हमारे साथ में डॉक्टर आलोक मिश्रा पूना से थे। महत्वपूर्ण सूचनाएं डॉक्टर साहब ने और महत्वपूर्ण मार्गदर्शन किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद आलोक भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।